बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया। इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें हमने जो है वो सेल डिवीजन को पढ़ा जी। सेल डिवीजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए नए सेल्स पैदा होते हैं या बनते हैं पुराने मौजूद सेल्स से। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जिस प्रोसेस के जरिए हो रहा होता है उस प्रोसेस को आप कहते हो सेल डिवीजन। फिर हमने इसकी दो टाइप्स देखी थी। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मायोसिस। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होता है जिसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, वो डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बनते हैं। और इन दोनों डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो बिल्कुल पेरेंट सेल जितनी ही होती है। ये जो माइटोसिस होता है ये हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है और इससे हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, रिपेयरिंग होती है और नए सेल्स बनते हैं। जबकि दूसरी टाइप जो होती है सेल डिवीजन की उसको हम कहते हैं मायोसिस। मायोसिस जो है इसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है, दो स्टेजेस में डिवाइड होता है लेकिन कंटिन्यूअस होती है डिवीजन और आखिर में आपको चार डॉटर सेल्स मिलते हैं। चार डॉटर सेल्स जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो आधी हो जाती है। यानी अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स 46 हैं तो डॉटर सेल्स में आधे क्रोमोसोम्स जाएंगे, यानी 23। ईच डॉटर सेल कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। ये जो मायोसिस होता है ये सिर्फ हमारे गॉनेट्स में मौजूद जो जर्म सेल्स होते हैं सिर्फ वो मायोसिस करते हैं और इस मायोसिस के नतीजे में जो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं वो गैमेट्स होते हैं। और ये मायोसिस सिर्फ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजफुल है। उसके बाद हमने जो है वो सेल साइकिल पढ़ी जी। पूरी सेल की जो लाइफ होती है, जब वो एक नया सेल पैदा होता है उसके बाद वो ग्रोथ करता है, फिर डिवाइड करता है, इस पूरे प्रोसेस को आप कह रहे हो तो सेल साइकिल। दो बड़ी स्टेजेस हमने डिस्कस करी, एक है इंटरफेस, एक है एम फेस। इंटरफेस को हम रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। इसमें तीन स्टेजेस होती हैं, G1, S और G2। जबकि जो एम फेस होता है उसको हम डिवीजन फेस कहते हैं क्योंकि इसमें सेल डिवाइड होता है। इसमें दो हिस्से होते हैं जी। पहला फेस होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दूसरा हिस्सा होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसकी चार छोटी फेसिस होती हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। ये सब हमने यानी माइटोसिस में भी और मायोसिस दोनों में हमने स्टडी करी। अब हम बात करेंगे जी अब हम बात करेंगे इसी चैप्टर का आगे का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हेट्रोपिलॉइडी। हेट्रोपिलॉइडी जो है ये क्या होती है, फिर इसकी दो टाइप्स होती हैं, इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज हेट्रोपिलॉइडी? क्या है जी हेट्रोपिलॉइडी? अगर देखें, हम जानते हैं कि हमारे पास एक इंसान में हम जानते हैं कि जी हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद होती है फिक्स। यानी अगर आप इंसानों की बात करें तो इंसान के हर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 46। जब इसके तमाम बॉडी सेल्स में माइटोसिस हो रहा होता है तो जो नए सेल्स बनते हैं उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, मायोसिस के जरिए गैमेट्स बनाते हैं, तो क्रोमोसोम्स की तादाद हो जाती है आधी। यानी अगर आप एक इंसान को देखें तो उसके इसके जर्म सेल्स में क्रोमोसोम है 46। लेकिन जब वो गैमेट बनाता है तो उसके गैमेट में क्रोमोसोम्स हो जाते हैं आधे। फिर ये गैमेट जो है ये है अगर मेल गैमेट, तो एक और मेल गैमेट आएगा जी, एक और सॉरी फीमेल गैमेट आएगा और ये दोनों गैमेट फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाते हैं और आखिर में जो आपके पास जाइगोट बनता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं 46। फिर ये जाइगोट डेवलप होकर पूरा एक नया इंसान बनता है। यानी अगर आप दोनों प्रोसेस को देखें, माइटोसिस देखें, मायोसिस देखें, आप ये देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की तादाद फिक्स होती है। माइटोसिस से जो नए सेल्स बन रहे हैं उसमें क्रोमोसोम्स फिक्स है 46। मायोसिस से भले गैमेट्स आधे हो गए लेकिन फिर वो उन गैमेट से ऑर्गेनिज्म नहीं बनता। उस गैमेट के साथ जब दूसरा गैमेट फ्यूज होगा तब जाके जो है वो जाइगोट और एक ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की तादाद होती है फिक्स। अगर एक ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम की तादाद में गड़बड़ हो जाए, क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए या क्रोमोसोम कम हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोपिलॉइडी। हेट्रोपिलॉइडी क्या होगा जी? इंक्रीज या डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद में कमी वाक़ई हो जाए या ज्यादती हो जाए, यानी उसके अंदर वो जो फिक्स क्रोमोसोम की तादाद चलती आ रही है उसमें गड़बड़ हो जाए, इस कंडीशन को आप कहते हैं हेट्रोपिलॉइडी। पहले इसकी टाइप्स की बात करेंगे, फिर इंसानों में हेट्रोपिलॉइडी की कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं उन पर बात करेंगे। कुछ सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम, केलाइन फिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। तो हम क्या देख रहे हैं जी, हमारे पास
ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कांस्टेंट रखने का बड़ा बेहतरीन निजाम हुआ है। लेकिन क्या होता है जी, बाज़ औक़ात इनमें गड़बड़ हो जाती है, बाज़ औक़ात इनमें गड़बड़ हो जाती है जी। ज्यादातर जो होती है वो नॉन डिसजंक्शन में होती है। हमने देखा था मायोसिस के अंदर के जी, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये उसका एक सिमिलर क्रोमोसोम है जी, और इसको हम क्या कहते हैं जी कि ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। ये वाला क्रोमोसोम जो है वो फादर से आया हुआ है, ये वाला क्रोमोसोम जो है वो मदर से आया हुआ है। मायोसिस में हमने देखा था कि ये दोनों जो है वो ज्वाइंट हुए हुए होते हैं। इनकी ज्वाइंटिंग को आप जिस्मेटा कहते हैं, और क्रॉसिंग ओवर वगैरह भी होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि मेटाफेज के दौरान फाइबर्स अटैच हो जाएंगे ये, और फिर एनाफेज के दौरान ये होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा। एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक साइड पे जा रहा होगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो दूसरी साइड पे जा रहा होगा, यानी कि एक एक सेल एक एक न्यूक्लियस में चला जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है जी, जब ये एनाफेज के दौरान इन होमोलोगस क्रोमोसोम को डिवाइड होना होता है ना, टूटना होता है, जिसको आप कहते हो ब्रेक डाउन, उस वक्त गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ किस तरह होगी जी, कि आपका ये क्रोमोसोम को ज्यादा अटैच हुआ हुआ है जी, और ये वाला जो क्रोमोसोम है ना, ये टूट जाएगा जी, और अब कुछ ऐसा मामला हो जाएगा ऐसा, और इधर जो है ना वो एक क्रोमोसोम जा रहा है। देखिए अब गड़बड़ हो गई है, इधर आपको दो क्रोमोसोम जाते हुए नजर आ रहे हैं जी, और इधर जो है वो सिर्फ एक क्रोमोसोम जा रहा है, जो कि आगे क्या प्रोसेस आप जानते हैं। अब यहाँ तादाद गड़बड़ होगी, इसमें जो है वो एक क्रोमोसोम ज्यादा आ रहा है, इस वाले गैमेट में एक क्रोमोसोम कम आएगा। ये होता है ज्यादातर, इसको आप कहते हो नॉन डिसजंक्शन। अगर आपके पास एनाफेज के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अगर वो पेयर नहीं टूटता, तो ये क्या कहेंगे आप, इस प्रोसेस को कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन से क्या होगा जी, आपके पास जो गैमेट्स बनेंगे, उन गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद इक्वल नहीं होगी। एक के अंदर एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा, एक के अंदर एक क्रोमोसोम कम होगा, यानी एक 22 क्रोमोसोम वाला गैमेट बनेगा, एक 23 क्रोमोसोम वाला गैमेट बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड हेट्रोपिलॉइडी। हेट्रोपिलॉइडी क्या है जी, अगर आपके ऑर्गेनिज्म में, जैसे अगर हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ इंसान को लेके चले, तो इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर ये 46 क्रोमोसोम्स में गड़बड़ हो जाए, पैदा होने वाला इंसान उसमें क्रोमोसोम ज्यादा हो या कम हो, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोपिलॉइडी। अब हेट्रोपिलॉइडी की दो टाइप्स होती है जी, एक कहलाता है यूपिलॉइडी और एक कहलाता है एन्यूपिलॉइडी। यूपिलॉइडी में क्या होता है जी, कि पूरे पूरे क्रोमोसोम के सेट में गड़बड़ होगी, पूरे पेयर में गड़बड़ होगी, नॉट द सिंगल क्रोमोसोम बल्कि पूरा पेयर। हम जानते हैं इंसानों के अंदर 23 क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। लेकिन इस 46 में कोई +1 या -1 नहीं हो रहा, एक क्रोमोसोम में गड़बड़ नहीं हो रही है, बल्कि पेयर्स में गड़बड़ हो रही है। या तो पूरा का पूरा पेयर कम हो जाएगा, या पूरा का पूरा पेयर ज्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को आप कहते हैं यूपेलॉइडी। जैसे अगर आप देखा जाए, तो ये जो हमारे गैमेट्स फॉर्मेशन होती है ना, इसमें यूपेलॉइडी होती है, तो ना। हमारे गैमेट्स के अंदर कितना, हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है, कितने होते हैं जी, 46। यानी कितने पेयर्स बन रहे हैं जी, 23, ठीक है जी। तो हमारे पास ये कितने हो गए डिप्लॉइड, ये कितने हो गए हैप्लॉइड, क्रोमोसोम्स के पेयर आधे हुए हैं। तो अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स के पेयर में गड़बड़ होती है, पूरे पूरे क्रोमोसोम्स के सेट जो है वो कम या ज्यादा हो जाए, इसको आप कहते हो यूपेलॉइडी। तो यूपेलॉइडी में क्या होता है, पॉइंटर लेके गायब हो गया। हाँ, यूपेलॉइडी में क्या होता है जी, वेरिएशन आएगी आपकी क्रोमोसोम्स के सेट के नंबर्स में, वेरिएशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट, क्रोमोसोमल सेट। मिसाल के तौर पे आपके पास सपोज करें जी, किसी ऑर्गेनिज्म में 2 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, 2 सेट है। अब उसके हर नस्ल में 2 जा रहे हैं जी, लेकिन एक के अंदर जो है वो 3 क्रोमोसोम के सेट चले गए, या 4 चले गए, या 5 चले गए। तो अब आप यार देख लो पूरे पूरे सेट में कमी या बेशी हो रही है, इसको आप कहते हैं यूपेलॉइडी। और अगर क्रोमोसोम्स के सेट में नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम, एक एक क्रोमोसोम की तादाद में कमी बेशी हो, एक क्रोमोसोम निकल जाए, 2 क्रोमोसोम निकल जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, इसको आप कहते हो एन्यूपिलॉइडी। एन्यूपिलॉइडी में क्रोमोसोमल का सेट वेरिएट नहीं करता, बल्कि सिर्फ क्रोमोसोम की तादाद में फर्क आएगा, +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इस क्रोमोसोम, इंडिविजुअल क्रोमोसोम के अंदर जो है वो वेरिएशन आती है। अब ये जो एन्यूपिलॉइडी है, इसकी 3 अहम कंडीशंस हुई, इसकी 3 जो है आप समझ लें टाइप्स होती हैं, मोनोसोमी, नुलिसोमी और ट्राइसोमी। मोनोसोमी में क्या होगा जी, एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा,
यानी अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम्स है, एक कम हो जाएगा जी और 45 क्रोमोसोम्स रहेंगे इंसान में। ठीक है जी, इसको आप कहते हैं मोनोसोमी। यानी हमारे पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, एक कम हो जाए, इसको आप कहते हो मोनोसोमी। न्यूलिसोमी में क्या होता है जी, दो क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, यानी कि 46 अगर इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स है, दो कम हो जाएंगे जी, और इंसान के अंदर 44 क्रोमोसोम्स होंगे। यानी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होना चाहिए था, इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स कम हो गए, 2n-2। और तीसरी कंडीशन होती है ट्राइसोमी, इसके अंदर जो है वो एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है। एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम और बढ़ जाएगा जी, और ये हो जाएंगे 47। इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2n+1। तो ये होती है जी हेट्रोप्लॉइडी। अब इसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं इंसानों के अंदर, उन डिसऑर्डर्स पर बात करेंगे। तो मैं जरा दोबारा रिपीट कर दूं इन चीजों को। हेट्रोप्लॉइडी क्या है जी, कि एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो फिक्स होती है। अगर इस तादाद में गड़बड़ हो जाए, ज्यादा हो जाए क्रोमोसोम्स, कम हो जाए क्रोमोसोम्स, इसको आप कहते हैं हेट्रोप्लॉइडी। दो टाइप्स होती है, यूपेलॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। हम जानते हैं कि हमारे पास क्रोमोसोम्स तो पेयर्स की सूरत में होते हैं, लिहाजा अगर पूरा पूरा सेट गायब हो जाता है, पूरा पूरा सेट क्रोमोसोम का, यानी कि दो दो क्रोमोसोम का जो सेट है वो या तो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, इस कंडीशन को आप कहते हो यूपेलॉइडी। ठीक है जी। और अगर आप देखते हैं कि जी दो सेट में नहीं, सिर्फ क्रोमोसोम्स की तादाद में कमी बेशी हो रही है, एक क्रोमोसोम कम हो गया, दो अलग अलग क्रोमोसोम कम हो गए, या एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो इसको आप कहते हो एन्यूप्लॉइडी। बड़ा सिंपल सा फर्क है। पूरे पूरे क्रोमोसोम्स में कमी बेशी हो रही है, यूपेलॉइडी। और अगर एक एक क्रोमोसोम में कमी बेशी हो रही है तो एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, हम यहाँ तीन डिस्कस करेंगे, मोनोसोमी, नुलिसोमी और ट्राइसोमी। मोनो मतलब एक। इस कंडीशन में क्या होता है जी, कि एक क्रोमोसोम जो है ना, नॉर्मल जो भी आपके नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाएगा। यानी इंसानों में अगर 46 क्रोमोसोम है, एक कम हो जाएगा, 45 क्रोमोसोम्स रहेंगे। और इसको आप मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, हम इन 46 को 2n लिखते हैं जी, डिप्लॉइड एक माइनस कर देंगे। न्यूक्लियस में दो क्रोमोसोम्स कम होता है। अच्छा याद रखिएगा, ये सेट नहीं है, ये जो दो क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम्स, अलग अलग यानी नॉन होमोलोगस। तो अगर दो क्रोमोसोम्स कम हो जाए, 44 क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो हम कहेंगे नुलिसोमी कंडीशन है। और ट्राइसोमिक का मतलब होता है एक क्रोमोसोम्स का इजाफा। 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे, एक बढ़ जाएगा, 47 हो जाएंगे। इसको आप कंडीशन पे कैसे लिखेंगे, 2l+1। अब इंसानों में दो तीन कंडीशन है जी इन्हीं से रिलेटेड। पहली है हमारे पास डाउन सिंड्रोम, फिर है क्लाइनफिल्टर और फिर है टर्नर सिंड्रोम। पहले डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम इट इज, पहली बात है जी, ये है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मैं आपको भी बता चुका हूँ, ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है जी, एक क्रोमोसोम का इजाफा, एक क्रोमोसोम का इजाफा हो जाए। ठीक है जी। यानी कि मिसाल के तौर पे इंसान के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है जी। अब जब ये गैमेट बनाता है तो क्या होता है जी, 23 क्रोमोसोम्स एक गैमेट में चले जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स एक गैमेट में चले जाते हैं। अब ये गैमेट जो है वो, ये हमारे पास एक नॉर्मल गैमेट है, सपोज करें फीमेल नॉर्मल गैमेट है, तो ये गैमेट जब इससे फर्टिलाइज होगा तो हमारे पास एक नॉर्मल जाइगोट 46 वाला जाइगोट बनेगा। यहाँ से जो इंसान बना वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन गया। लेकिन ट्राइसोमिक कंडीशन में क्या होता है जी, मैं दिखा देता हूँ आपको ये डायग्राम में थ्रू। ट्राइसोमिक कंडीशन में क्या होता है जी, कि ये जो इंसान है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, मयोसिस कर रहा था गैमेट्स बनाने के लिए। जब गैमेट्स बनाने के लिए मयोसिस कर रहा था तो एक सेट के अंदर नॉन डिसजंक्शन हो गया। नॉन डिसजंक्शन मैंने आपको बताया था, यानी कि वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसूलन इसको ऐसे टूटना था एनाफेज के अंदर, लेकिन ये ऐसे नहीं टूटा, बल्कि ये ऐसे टूट गया जी, ऐसे, सॉरी, ये एक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। अब नॉन डिसजंक्शन से क्या होगा जी, एक गैमेट के अंदर क्रोमोसोम बढ़ गया, एक गैमेट के अंदर क्रोमोसोम कम हो गए, तो अब यहाँ पर दो अलग अलग तरह के गैमेट्स बनेंगे। एक बनेगा जी जिसके अंदर क्रोमोसोम ज्यादा होगा, यानी 23 के बजाय 24। और एक क्रोमोसोम बनेगा जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होगी कम, 23 के बजाय 22। ठीक है, एक क्रोमोसोम ज्यादा, एक क्रोमोसोम कम। ठीक है जी। अगर मैं इसको लिखूंगा तो n+1 लिखूंगा। अब सपोज करें ये वाला गैमेट उस नॉर्मल फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करता है, तो अब कितने क्रोमोसोम आएंगे जाइगोट में, 46 नहीं आएंगे, अब आएंगे 47। 23 आ रहे हैं मदर से, 24 आ रहे हैं फादर से, 47 क्रोमोसोम। यानी इसके पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स नहीं है, बल्कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम में एक ज्यादा है। ये कंडीशन हो गई ट्राइसोमिक।
तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये एक ट्राइसोमिक कंडीशन है, यानी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो भी इंसान होगा जिसको आप कहोगे कि उसके अंदर डाउन सिंड्रोम है, इसका मतलब है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं है, उसके अंदर 47 क्रोमोसोम है। ठीक है जी, उसके अंदर कितने 47 क्रोमोसोम है। दूसरी बात, ऑटोसोमल होती है ये, यानी इसमें जो गड़बड़ हुई है ना क्रोमोसोम के अंदर, जो पेयर ब्रेक नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है वो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, एक्स वाई वाला सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि वो ऑटोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है? 21वां क्रोमोसोम होता है जो कि एक ऑटोसोम होता है, उसमें गड़बड़। तो ये एक ट्राइसोमिक, ऑटोमेटिक लिख दिया मैंने, ऑटोसोमल, यानी ऑटोसोम के अंदर हो रहा है ये, ऑटोसोम के अंदर एक क्रोमोसोम ज्यादा आ गया, इसको आप कहते हो डाउन सिंड्रोम। तो होता क्या है जी कि हमारे पास जो 21वां क्रोमोसोम होता है ना, 21st क्रोमोसोम जो होता है, 21st क्रोमोसोम, एक नॉर्मल इंसान के अंदर 21st क्रोमोसोम जो है वो ब्रेक होगा, फादर का एक में चला जाएगा, एक में चला जाएगा, और 23 की गैमेट्स बनेंगे। लेकिन यहाँ जो है ना 25th क्रोमोसोम्स में हो जाती है नॉन डिसजंक्शन। क्या हो जाती है? नॉन डिसजंक्शन, जिससे 26 तो सॉरी 21st जो पेयर है ना वो सही ब्रेक नहीं होता। एक गैमेट में 21वें पेयर के 3 क्रोमोसोम जा रहे होते हैं, एक में एक जा रहा होता है। तो फिर यहाँ पर आपके पास जो है वो एक ऐसा गैमेट बन जाएगा जिसमें 24 क्रोमोसोम होंगे। अब ये 24 क्रोमोसोम वाला गैमेट अगर एक नॉर्मल फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है या मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है, तो फिर हमारे पास 47 क्रोमोसोम वाला ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। जाइगोट बनेगा 47 ऑर्गेनिज्म का, क्रोमोसोम्स का, और फिर वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगी 2n+1। ये इसका रीजन है। तो 21वें क्रोमोसोम में हो रही है गड़बड़। किसमें गड़बड़ हो रही है? 21वें क्रोमोसोम के अंदर गड़बड़ हो रही है। तो डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के अंदर ट्राइसोमिक कंडीशन है ये, यानी हमारे पास जो 21वां क्रोमोसोम होता है जो कि ऑटोसोम होता है, नॉर्मली वो सही तरीके से ब्रेक हो जाता है। 21वें क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम हमारे पास जो है ना वो एक गैमेट में जाता है, दूसरा दूसरे में, इसमें गड़बड़ हो जाती है, एक में ज्यादा चला जाता है, एक में कम। जिससे क्या होगा, एक ऐसा गैमेट बनता है जिसमें 23 के बजाय 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो गैमेट अगर फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट में 47 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी 2n+1 ट्राइसोमिक कंडीशन। देखा होगा जी, बड़ा कॉमन सा है ये देखें, ये होते हैं जी डाउन सिंड्रोम। इनके तो फेशियल ही, यानी कि इनके पे जब इनकी बॉडी डेवलप करती है तो इनके अंदर सिम्टम्स वाजे होते हैं, इनके फेसेस ब्रॉड फेसेस होते हैं, इनका इनकी जो ना हाइट छोटी होती है, इनके हाथ जो होते हैं वो काफी छोटे छोटे हाथ होते हैं इनके, ठीक है ना। इनके हाथ यानी कि इनकी पूरी बॉडी का साइज भी छोटा होता है, प्लस इनके हाथ भी छोटे होते हैं। अब जरा ये देखें ना, इस डायग्राम में लड़की को देखें, इसका हाथ छोटा है, ठीक है जी। तो हाथ भी छोटे होते हैं इनके, इनका जो है वो हाइट हाइट भी छोटी है, इनके हाथ भी छोटे। फिर फेशियल एक्सप्रेशन, इनके फेस देखें आप, सारों के फेसेस देखें, काफी सिमिलर नजर आ रहे हैं आपको। गोल गोल चेहरे होते हैं इनके, चपटे चेहरे होते हैं, एक तो देखें सबके तकरीबन गोल चेहरे हैं। फिर फ्लैट फेसेस होते हैं इनके, और आईज में जो है वो फोल्डिंग्स मिल रही है हमें, देखें ना आंखों में हमें ऊपर नीचे फोल्डिंग्स नजर आ रही होती है, ये देखें, ये देखें जी फोल्डिंग्स है, ये देखें इसकी आंखों के नीचे फोल्डिंग्स है। सबकी आंखें नॉर्मल इंसानों की आंखों से ज्यादा फोल्ड्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ी कॉमन बीमारी है, इसको मैंगोलिज्म भी कहते हैं। इस बीमारी को हम मैंगोलिज्म भी कहते हैं, मैं अभी लिख दूंगा ये बात, ठीक है जी। और अब हम इसको दिखा तो दिया मैंने आपको, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी। इस बीमारी को हम कॉमनली जो है वो मैंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलिज्म, उर्दू जबान में आप कहते हैं मंगोल, मंगोल बच्चे वगैरह वगैरह। शॉर्ट हाइट होती है इनकी। एबनॉर्मेलिटीज क्या है जी, इनकी हाइट सही ग्रोथ नहीं कर सकती, हाइट सही नहीं होती, इनके हाथ भी शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट हैंड्स होते हैं जी। और ब्रॉड फेसिस हैं, बड़े बड़े फेसिस होते हैं इनके, ब्रॉड फेसिस होते हैं। और आईज में फोल्ड्स मौजूद होते हैं, आईज विद फोल्ड्स। जबानें भी काफी बड़ी बड़ी होती हैं जी इनकी, लार्ज टंग होती है जी, जिससे इनकी स्पीकिंग पावर बड़ी वीक हो जाती है, सही तरह ये बोल नहीं पा रहे होते, इनके अल्फाज जो है ना मुंह से सही अदा नहीं हो रहे होते, क्योंकि इनकी जबान बहुत बड़ी होती है। फिर उसके बाद इनके मसल्स वगैरह बड़े वीक हो जाते हैं, ग्रोथ, मेंटल इनके अंदर जो है ना दिमागी इशू आ जाता है। तो एक तो मेंटल रिटार्डेड होते हैं ये, दिमागी तौर पे सही नहीं होते ये, दिमागी तौर पे ये पागल होते हैं, मेंटल रिटार्डेड होते हैं ये। और इनकी मसल्स, इनका नर्वस सिस्टम,
ये वीक होता है इनका, CNS जो होता है इनका, मसल्स जो होते हैं ये सब वीक होते हैं जी, और अमूमन ये ज्यादा जो है वो जिंदा भी नहीं रह पाते, जल्दी से ही ये इनकी जो है ना वो मौत वाक़ई हो जाती है। तो काफी खतरनाक है, इसका कोई इलाज तो अब तक हम ना निकाल पाए। ठीक है जी, ये हो गई पहली बीमारी जिसको आप कहते हैं डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारे पास है जी के लाइन फिल्टर। के लाइन फिल्टर क्या है जी? अच्छा, पहली बात है ये भी एक ट्राइसोमिक कंडीशन है, ट्राइसोमिक कंडीशन है, बिल्कुल डाउन सिंड्रोम की तरह। यानी इसमें भी जो ऑर्गेनिज्म, अब ये तो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ डाउन सिंड्रोम में कि जी वो एक क्रोमोसोम ब्रेक नहीं होगा, जिससे एक गैमेट जो बनेगा वो 24 क्रोमोसोम का बनेगा, एक 22 क्रोमोसोम का बनेगा। अब जो 24 क्रोमोसोम वाला गैमेट अगर वो एक नॉर्मल गैमेट से फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट में फिर अब 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम्स होंगे, ट्राइसोमिक कंडीशन। तो ट्राइसोमिक कंडीशन है, यानी इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो इंसान होगा, उसमें 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम्स होंगे। यानी उसके डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स नहीं है, उस डिप्लॉयड क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ज्यादा है, ट्राइसोमिक कंडीशन है। लेकिन ये ऑटोसोमल नहीं है, ऑटोसोमल नहीं है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स में गड़बड़ हुई है। ठीक है जी, ये सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ हुई है। सेक्स क्रोमोसोम हमने पढ़ा हुआ है जी के क्रोमोसोम्स, हमारे पास जो 23 क्रोमोसोम्स हैं उनमें से 22 ऑटोसोम होते हैं, और एक क्रोमोसोम जो है उसको आप कहते हो, एक पेयर जो होता है उसको आप कहते हो सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि वो सेक्स डिटरमाइन करता है। अगर हम देखते हैं जी कि सेक्स क्रोमोसोम्स में हमारे पास एक्स और वाई है तो हम कहेंगे मेल, और अगर हम देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और एक्स है तो आप कहोगे फीमेल। इनके अंदर जो एक क्रोमोसोम ज्यादा है वो यहाँ ज्यादा होता है सेक्स क्रोमोसोम में, और एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, स्पेसिफिक है, सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम लगा हुआ होगा। ठीक है जी, अब फीमेल में अगर ये हो तो फीमेल में तो ये बेकार ही बात है, कोई इतना बीमारी नहीं है, क्योंकि एक्स एक्स के साथ एक और एक्स लग जाए। हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, मेल की। ठीक है जी, तो मैं ये इसको अब मैं जरा सही लिख देता हूँ। तो ये हो गया जी एक मेल ट्राइसोमिक कंडीशन, मेल के अंदर होती है ये, मेल के अंदर ट्राइसोमिक कंडीशन है, इनके अंदर 2n के साथ इनके सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम लगा हुआ होता है। यानी एक नॉर्मल मेल का सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होगा, इनका एक और एक्स लगा हुआ होता है, ये होता है इनका सेक्स क्रोमोसोम। तो एक मेल में पाया जाने वाला ट्राइसोमिक डिसऑर्डर है ये, जिसके अंदर मेल के अंदर 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम होंगे। क्यों? 46 तो बिल्कुल नॉर्मल होंगे जी, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम उनके सेक्स क्रोमोसोम में लग जाता है। इस कंडीशन को आप कहते हैं के लाइन फिल्टर। अब चूंकि इनमें एक्स वाई मौजूद है तो दे अपेयर्ड मेल, दे अपेयर्ड मेल, क्योंकि इनके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम थे, लिहाजा उस वजह से ये मेल तो नजर आ रहे होते हैं। लेकिन अब आप देखें इनमें एक्स और एक्स भी आ रहा है, यानी कि फीमेल करेक्टर्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मेल और फीमेल ये बीच की कड़ी होगा। अब इनमें कुछ फीमेल करेक्टर्स बनने जाते हैं, इनके जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बड़ा कम होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हद तक कम होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है ना वो मेल करेक्टर्स नहीं बन पा रहे होते, इनकी बाल नहीं आते चेहरों पे, फेशियल पर बाल नहीं आते, इनके बॉडी के जो हेयर्स होते हैं, दाढ़ी मूंछों के बाल नहीं आ पाते, इनके पेट वेट के अराउंड जो है, यानी कि पेल्विक बोन्स के आसपास जो है वो फैट जमा हो जाती है फीमेल की तरह। ठीक है जी, तो इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो लो होता है, लेवल लो होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर मेल करेक्टर्स नहीं सही बन पाते। फिर उसके बाद जो इनके टेस्टिस होते हैं, यानी इनके जो यानी कि गॉनट्स जो होते हैं, टेस्टिस, वो काफी स्मॉलर साइज के होते हैं जी, नॉर्मल टेस्टिस के साइज से बहुत ही स्मॉलर साइज होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती, स्पर्मेटोजेनेसिस इनके टेस्टिस नहीं कर रहे होते, और ये क्या हो जाएंगे, ये फिर इनफर्टाइल हो जाते हैं, इनके पास मेल गैमेट्स नहीं बनते, और ये फिर इनफर्टाइल हो जाते हैं जी, ये पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो मेल, ये एक एलाइन फिल्टर, एक मेल डिसऑर्डर है। नॉर्मल मेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और उस 46 क्रोमोसोम में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई होता है। केलाइन फिल्टर में क्या होता है जी कि इंसान में 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम होते हैं, और उसके जो सेक्स क्रोमोसोम में एक्स वाई है उसके साथ साथ एक और एक्स क्रोमोसोम्स लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनका जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो मेल भी बन रहा है, फीमेल भी बन रहा है। लिहाजा ये अपेयर तो मेल होते हैं जी, फिर आदमियों की तरह रहे होते हैं, लड़कों की आदमियों की तरह मेल की तरह दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर टेस्टिस जो है वो बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं, ना तो उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो पा रहा होता है, और ना ही वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर पा रहे होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस ना होने की वजह से इनमें मेल गैमेट्स नहीं बनते, ये इनफर्टाइल होते हैं। और
टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होने की वजह से इनके अंदर काफी फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, यानी मर्दों की तरह इनकी बॉडी पर, फेस पर बाल नहीं आ पाते, इनकी बॉडी में पेल्विक बोन्स के आसपास जो है वो फैट जमा होना शुरू हो जाती है, इनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, और ये जो है वो मेल फीमेल के बीच में कहानी आ जाती है। नेक्स्ट और ये आखिरी हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है टर्नर सिंड्रोम। ये बिल्कुल इसी तरह का है मामला, लेकिन ये फीमेल में होता है। पहली बात तो ये, इट इज नॉट मेल, इट इज फीमेल। ये फीमेल का एक डिसऑर्डर है जी, और ये ट्राइसोमिक नहीं है, ये मोनोसोमिक कंडीशन है। अभी जो हमने दोनों पढ़ी ऊपर, डाउन सिंड्रोम और केलाइन फिल्टर, वो दोनों ट्राइसोमिक थी। देख ले, क्रोमोसोम्स बढ़ रहा था, 47 हो रहे थे क्रोमोसोम, ये मोनोसोमिक है, यानी एक क्रोमोसोम कम होगा। ठीक है जी, मोनोसोमिक का मतलब क्या है, 2n-1। अब ये जो ये इनमें क्या होता है कि फीमेल्स होती हैं, इनके अंदर जो है नॉर्मल फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, इनके अंदर 46 नहीं होते, बल्कि इनके अंदर होते हैं 45, एक क्रोमोसोम कम होता है। अब वो एक क्रोमोसोम कौन सा कम होगा जी, वो होगा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक कम होता है इनका, यानी नॉर्मल फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स होता है, इनके पास एक्स होता है, बस दूसरा एक्स गायब होता है, तो उसको हम ऐसे जीरो बना देते हैं, ओ बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है, एक क्रोमोसोम कम हो गया। तो फीमेल के अंदर होता है ये मोनोसोमिक कंडीशन है, यानी कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स की तादाद से एक क्रोमोसोम कम हुआ होगा, यानी 46 से कितने होंगे, 45 होंगे। इनके जो 22 ऑटोसोम्स होते हैं वो तो बिल्कुल 22 ही होते हैं जी, 44 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, लेकिन इनके सेक्स क्रोमोसोम में पेयर के बजाय सिर्फ एक एक्स होता है, दूसरा एक्स मिसिंग होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होगा जी मामला, इसके अंदर जो है ये होती तो फीमेल है, क्योंकि एक्स है जी, मेल होने के लिए वाई जरूरी है। ठीक है जी, अब देखें फीमेल के लिए ये होना जरूरी है, मेल के लिए एक्स वाई होना जरूरी है, ना तो इनके पास फीमेल वाली कहानी पूरी हो रही है, ना ही इनके पास मेल वाली कहानी पूरी हो रही है। फीमेल के लिए इनके पास एक एक्स कम है, मेल के लिए इनके पास एक वाई कम है। तो ये भी जैसे कि ऊपर वाले थे ना, हमने जो केलाइन फिल्टर पढ़ा, मेल फीमेल दोनों, ये भी वैसे ही है, बस ये तरफ फीमेल ज्यादा होती है, फीमेल लुक होता है ये, लेकिन इनमें मेल्स करेक्टर आ रहे हैं। तो ये जो होते हैं इनके अंदर, कुछ मैं आपको बताऊं, इनके अंदर जो है वो अपेयर टू बी फीमेल, अपेयर्ड टू बी फीमेल, दिखने में ये फीमेल्स की तरह होती हैं, औरतों की तरह लग रही होती हैं ये, लेकिन इनके अंदर ओवरीज नहीं डिवेलप होती, ओवरीज आर टोटली एब्सेंट। ओवरीज जो है वो एब्सेंट हो जाती है, इनके अंदर ओवरीज एब्सेंट ही है। तो जब एब्सेंट होंगी इसका मतलब है ना ही इनके अंदर मेंसेस होंगे, ना ही इनके अंदर जो है वो फर्टिलिटी होगी। नो मेंसेस, कोई इनके अंदर मेंसेस नहीं होंगे, और ना ही इनके अंदर जो है वो फर्टिलिटी हो सकती है, यानी इनफर्टाइल होती है जी, ये मां नहीं बन पाएंगी, ये मां नहीं बन पाती। कद वद इनका छोटा होता है जी, शॉर्ट स्टैचर होता है इनका, यानी कि बॉडी की हाइट वाइट जो है, जिसामत जो है वो इनकी छोटी होती है, हाथ पैर वगैरह छोटे होते हैं, और बस ये जी टर्नर सिंड्रोम। तो ये हमने डिसऑर्डर्स पढ़ने थे जी, और एक छोटा सा टॉपिक रह गया जी, बस वो और बता देते हैं, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। पहले एपोप्टोसिस की बात करते हैं। देखें हमने जो है वो सेल डिवीजन पढ़ा, हमने इस चैप्टर में ये देखा नए सेल्स कैसे बनते हैं। व्हाट अबाउट द डेथ ऑफ सेल, सेल के मरने का क्या मामला है ना भाई, कोई चीज बनेगी तो कोई चीज मरेगी भी, ठीक है ना। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि हमारे पास जो पुराने सेल्स होते हैं, जब नए सेल्स बनने होते हैं तो वो पुराने सेल्स डिवीजन करते हैं, या तो माइटोसिस करेंगे या माइटोसिस करेंगे, और उससे नए सेल्स बनते हैं। लेकिन अगर कोई सेल हमारा खराब हो जाए, बेकार हो जाए, मरना हो, सेल को डेथ करनी हो अपने आप को, तो क्या तरीका है जी, दो टाइप्स होती है उसकी, एक कहलाएगी एपोप्टोसिस, एक कहलाएगी नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस समझ लो आप, नेचुरल डेथ को कहते हो आप सेल की, सेल खुद अपने आप को मारेगा, नेचुरल डेथ, सेल अपने आप को खुद मारेगा, यानी जो सेल बेकार हो जाते हैं, यानी कि किसी काम के नहीं है, अब वो खत्म हो गए, यूजलेस हो गए, नेचुरल डेथ होगी, उसको आप एपोप्टोसिस कहोगे, खुद ब खुद। ये आप देखो ना, रेड ब्लड सेल्स 120 दिन की उनकी लाइफ साइकिल होती है, अब 120 दिन बाद क्या होगा, आपका सेल उसको, आपकी बॉडी आपके रेड ब्लड सेल को मार देगी। बहुत सारे सेल्स हैं जी, अब जैसे डिवीजन के दौरान बाजू का गड़बड़ हो जाती है, गलत सेल बन जाता है, अपोप्टोसिस होगी, सेल उसको मार देगा। तो यूं कह लो आपके ये प्री प्रोग्राम, पहले से तय हुई भी मौत होती है, प्री प्रोग्राम्ड
सेल डेथ होती है। इसके अंदर क्या होता है जी, सबसे पहले जो है वो सेल जो है अपने डीएनए को खत्म करता है। एक एंजाइम होता है डीएनए एंडो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो डीएनए को तोड़ता है। तो सबसे पहले इस एंजाइम को ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज करके ये अपने डीएनए के टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद जो सेल्स जो है वो लाइसोसोम्स को फट जाते हैं जी, और उस लाइसोसोम्स में से एंजाइम्स निकलते हैं जो सेल अपने आप को ही अपने ही सेल को खाना शुरू कर देता है। तो एक ऑटो टाइप की जो है ना, आप समझ लो फैगोसाइटोसिस शुरू होगी, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली सेल मर जाएगा। ये तो होती है जी एपोप्टोसिस। दूसरी होती है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कुदरती मौत नहीं होती, बल्कि सेल जो है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर, किसी एक्स्ट्रा रीजन के जरिए, बाहर वाले रीजन के जरिए मरेगा, उसको आप कहोगे नेक्रोसिस। डेथ ऑफ सेल बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, डेथ बाय एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, उसने आपके सेल को मार दिया, एक्सीडेंट हुआ, आपकी खाल के कुछ सेल्स मर गए, ट्यूमर है, कैंसर है, उससे जो है सेल्स मर जाते हैं। तो ये जो सेल्स की मौत हो रही है, वायरस, बैक्टीरिया, ट्यूमर, कैंसर, ये कुदरती मौत नहीं है, पहले से तयशुदा मौत नहीं है, ये बल्कि अचानक से हो रही है, इसको आप कहते हो नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है जी कि सेल जो है वो स्वेलिंग करता है, जिस जो नेक्रोसिस के जरिए सेल मरते हैं, जैसे कैंसर वगैरह के अंदर, तो सेल स्वेल करते हैं, फूलते हैं जी, और फिर वो सेल फट जाते हैं, और फिर सेल फट गया तो वो मर गया। ठीक है, तो ये दो टाइप होती है सेल डेथ की। अगर कुदरती तौर पे पहले से तयशुदा डेट हुई है जी कि इतने दिन बाद, 120 दिन बाद मर जाना है, और फिर सेल जो है वो खुद ही अपने आप को मार देता है, इसको आप कहते हो एपोप्टोसिस। और अगर पहले से तयशुदा नहीं, अचानक सेल मर जाए किसी एक्सटर्नल फैक्टर, बैक्टीरिया, ट्यूमर वगैरह, नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस का तरीका मैंने आपको बता दिया, पहले डीएनए बर्बाद होगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जरिए, उसके बाद जो है सेल अपने आप को फैगोसाइटोसिस के जरिए खा जाता है। नेक्रोसिस के अंदर जो है वो सेल स्वेल करता है, उसका वैक्यूल स्वेल करेगा, उसका पूरा साइटोप्लाज्म स्वेल करता है, फिर फट जाता है। अच्छा, एक और फर्क है जी, एपोप्टोसिस में जब सेल मारता है अपने आप को, तो फिर वो बराबर जो उसके आसपास के सेल्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एपोप्टोसिस का तरीका मैंने आपको बताया, पहले न्यूक्लियस जो है वो डीएनए खत्म होगा, फिर पूरा सेल अपने आप को खा जाएगा, तो कोई टॉक्सिक कंपाउंड्स रिलीज नहीं होते, तो इसलिए जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि नेक्रोसिस के अंदर हम क्या देख रहे हैं जी कि इन्फ्लेमेशन होती है, सेल फूलता है और फट जाता है। अब जब फटेगा तो अब सेल्स के अंदर से ना, जो डेड हुआ है सेल, उसमें से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और ये जो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे ये आसपास के सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर नेक्रोसिस अगर एपोप्टोसिस होता है, तो एपोप्टोसिस से इर्द गिर्द के सेल को फर्क नहीं पड़ता, अच्छी प्रोसेस होती है। जो बेजान, जो बेकार सेल्स हैं, उनको खत्म करने में एपोप्टोसिस बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। जबकि नेक्रोसिस में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जब सेल मरता है तो वो आसपास के सेल्स को भी बीमार या नुकसान दे जाता है। यहाँ आपका जो है वो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये था चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमने खत्म कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। इसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इन इनहेरिटेंस, वेरिएशन इन जीन है शायद। तो वो चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।